हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके साथ। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के एपिसोड नंबर 3 की और शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घटनाएं हैं और सूची 2 में दिनांक हैं। अब देखिए, ए में है ग्रीष्म संक्रांति जिसके सामने है 21 जून, दूसरा है बी में शीत संक्रांति जिसके सामने है 22 दिसंबर, सी में है बसंत विषु जिसके सामने है 23 सितंबर, डी में है शरद विषु जिसके सामने है 21 मार्च। अब इसमें देखिए, आपको देखना है जो कूट है और उसके जो विकल्प है ए बी सी डी, ये ऊपर कैपिटल में ए बी सी डी आप देख रहे हैं, ये दर्शाते हैं ये हमारे जो सूची 1 थी यानी कि घटनाएं। अब सूची 2 से उसका मेल करना है जिसमें कि ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। जैसे कि ए में है 1 4 2 3, बी में है 1 2 4 3, सी में है 3 2 4 1 और डी में है 3 4 2 1। इसका जो सही उत्तर है वह है बी। बी का मतलब क्या हो गया कि जो ए है, ए का मतलब ग्रीष्म संक्रांति, उसके लिए सामने जो सही जोड़ा होगा ग्रीष्म संक्रांति के लिए वो क्या होगा, 21 जून ही होगा। उसके बाद देखिए बी में भी 2 है यानी शीत संक्रांति के लिए 22 दिसंबर है। उसके बाद देखिए सी में है 4 यानी कि बसंत विषु के लिए है 21 मार्च, और उसके बाद डी में है 3 यानी कि शरद विषु के लिए 23 सितंबर। अब इन चारों चीजों को हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो अब पहले बात करते हैं ग्रीष्म संक्रांति की, जिसको उत्तर आयनात भी बोलते हैं। 21 जून से इसका संबंध है। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इस दिन कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। याद रखिएगा, ये आपका जैसे मान लीजिए कि विषुवत रेखा है, यहाँ पे उत्तर की ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। 23.5 डिग्री आपका यहाँ पे हो गया, 23.5 डिग्री यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ पे जो ग्रीष्म संक्रांति की बात हुई यानी उत्तरी आयनात की, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी भी इस समय देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए शीत संक्रांति मतलब दक्षिण आयनात, इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए यानी कि 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो है ये रेखा कौन सी रेखा है, ये है मकर, और ये क्या थी, कर्क। तो ये शीत संक्रांति की बात हो गई दक्षिणायनात की। अब देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर दोनों विषुव होते हैं। विषुव इक्विनॉक्स की स्थिति से कहा जाता है, यानी कि इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 2 बार ऐसा होगा जब विषुवत रेखा यानी कि ये जो इक्वेटर है इस पर सूर्य लंबवत चमकेगा। अब देखिए इन दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे, जैसे कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वह शरद विषु होता है। जब 23 सितंबर का समय आता है तो उसे हम शरद ऋतु होने के कारण इसे शरद विषु कहते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का इस समय मौसम रहेगा। ठीक है। अब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होने के कारण इसे बसंत विषु कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होने के कारण इसे बसंत विषु, और उसके साथ ही जैसे हमने कहा 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है तो शरद विषु। दोनों हम बातें कहां से उठा के लेके आ रहे हैं, आप देखिए उत्तरी गोलार्ध से ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कथन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान घटता जाता है। बी है, विषुवतीय क्षेत्रों में जनवरी से जुलाई के बीच तापमान में भारी बदलाव होते हैं। सी है, उप उत्तर ध्रुवी और उत्तर ध्रुवी प्रदेशों में अवस्थित बृहत भूसंहतियों में शीत ऋतु में अत्यंत कम तापमान में केंद्र विकसित होते हैं। डी है, उच्च भूमियां सदैव आसपास की निम्न भूमियों से ठंडी होती है। देखिए इन चारों ही कथनों को देखें तो कथन 1 सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन जो बी है यह सही नहीं है। यह सही नहीं है, इसीलिए यह हमारा उत्तर है बी। बी क्या कहता है, विषुवतीय क्षेत्रों में जनवरी से जुलाई के बीच तापमान में भारी बदलाव होते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है,
उसके पीछे की वजह है वर्ष भर लगभग एक समान तापमान यहाँ रहता है, इससे यहाँ वार्षिक तापांतर जो होता है वह कम पाया जाता है। इसलिए यहाँ जनवरी से जुलाई के मध्य तापमान में भारी बदलाव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बी। अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरोरा केवल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। दूसरा है सौर पवन और मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा के एक दूसरे को आकर्षित करने से अरोरा उत्पन्न होता है। तीसरा है अरोरा केवल उत्तरी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और डी है केवल 3। अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो सही उत्तर हम कह सकते हैं वह कह सकते हैं सी, यानी कि केवल 2। सौर पवन और मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा के एक दूसरे को आकर्षित करने से अरोरा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर दूसरा कथन सही है तो इस प्रश्न को और अच्छे समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। अरोरा एक प्राकृतिक प्रकाश होता है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखा जाता है। कॉस्मिक किरणों, सौर पवनों और मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा का एक दूसरे के साथ आकर्षण करने पर अरोरा उत्पन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब देखिए याद रखिएगा, अरोरा को आपने इस फोटो को देखा होगा, भले आप अरोरा नाम से इसे नहीं जानते हो। ये क्या है? आसमान में ये कलरफुल प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक प्रकाश ही होता है, लेकिन जिसके पीछे कारण क्या है? कॉस्मिक किरणें, सौर पवन, मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा, ये सब इसके वजह होते हैं। अब दोनों ही गोलार्धों में इसका एक अलग अलग नाम भी बता दिया है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिस से आपको याद रहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध का यही है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला यानी कि ए ऑप्शन ये कहलाएगा, माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया और लीबिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। बी है विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो से होकर गुजरती है। सी है कर्क रेखा भारत, चीन, मैक्सिको, मिस्र से होकर गुजरती है। और डी है कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब देखिए इन चारों ही कथनों में अगर हम यह देखें कि कौन सा कथन सही नहीं है तो साफ साफ दिखता है यहाँ पे कि ए जो है वह सही नहीं है। ए क्यों सही नहीं है? इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें जो लीबिया है, लीबिया स्थल अवरुद्ध देश क्या है? यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन लीबिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। कैसे नहीं है? जरा यहाँ नक्शे पे देखिए, नक्शे पर आप यह देखेंगे तो ये आपको लीबिया दिखाई देगा और यहाँ पे आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा। इसका साफ मतलब क्या हुआ? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? देखिए इसमें से आप देखेंगे तो पहला कौन सा है, यानी कि ए आप देखिए, ए है किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं दोनों। बी है ऊंचाई, समुद्री धाराएं एवं प्रचलित पवनें। और सी है समुद्र से दूरी और भूमि और जल का विस्तार, यानी कि भूमि जल का वितरण। और डी है स्थान का ढाल। तो आप देखिए ए, बी, सी और डी यह किसके लिए है? कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को प्रभावित इनमें से नहीं कर रहा है? तो इनमें से जो कारक प्रभावित नहीं कर रहा है वो साफ साफ इनमें से दिखता है हमें देशांतर। हमने पढ़ाई की है अगर भूगोल की अच्छे से, तो हमें पता है कि जब हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका मतलब कि अक्षांश रेखा जब बदलती है तो तापमान भी बदलता है। लेकिन देशांतर रेखा में किसी भी स्थान पर जो देशांतर रेखा है धरती में, उसके बदलने से एक खास जगह पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए तापमान को प्रभावित कौन नहीं कर रहा है? देशांतर रेखाएं प्रभावित नहीं कर रही हैं, लेकिन बाकी चीजें कर रही हैं। ऊंचाई, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, समुद्र से दूरी, भूमि और जल का विस्तार, स्थान का ढाल, पहले भी इस पर हमने चर्चा की थी। आगे देखिए अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती है। उसके बाद देखिए, अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। तीसरा देखिए, इंदिरा स्थल पॉइंट लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, एन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसमें भी देखिए नीचे दिए गए, यहाँ पे ए बना देता हूं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए ए में क्या है, केवल 1 और 2, बी में है केवल 1 और 3, सी में है केवल 2 और 3, डी में है 1, 2 और 3। अब इस प्रश्न में मुख्य बात की कही गई है, क्या कही गई है, अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर अब हमें निकालना है सत्य। याद रखिएगा, स्टेटमेंट को आपको हमेशा ध्यान देना है कि कब पूछ रहा है सही है कथन, कब पूछ रहा है सही नहीं है। यहां पर धोखा हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर तीनों के तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है लगभग कितने देशों से, लगभग क्या, पूरा पूरा जान लीजिए कितने देशों से होकर गुजर रही है, 16 देशों से होकर गुजरती है। अब यहां पर जो सही उत्तर है वह तो सी है, माली से होकर गुजरती है। लेकिन 16 देश कौन कौन से हैं जिनसे होकर गुजर रही है, तो हम देख लेते हैं एक तरफ से हर महाद्वीप के हिसाब से। उत्तरी अमेरिका में बहामास और मैक्सिको, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।